अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। दुआ है कि आप खुश हों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं इमरान सीरीज़ की कहानी ख़तरनाक उंगलियां। इस बार इस ज़ोर से पत्थर लगा था कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो पत्थर इंसानी जिस्म की बजाय पत्थर ही की किसी शय से टकराया हो। आसपास के लोगों ने इन बच्चों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था जो इस पर पथराव कर रहे थे, लेकिन खुद इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। बदस्तूर झूमता हुआ चला जा रहा था, न पल भर के लिए रुका और न मुड़कर देखा। राहगीरों ने उन बच्चों में से एक आध की पिटाई भी कर दी थी जो उस पर पथराव कर रहे थे। बच्चे भाग गए और वह मामूल के मुताबिक अपना रास्ता तय करता रहा। तनोतोष के एतबार से देवजात लगता था। बड़े बड़े उलझे हुए बालों और बड़े हुए शेव में भी उसकी ज़ाती वजाहत की झलकियाँ साफ नजर आती थीं। लिबास ढीला ढाला और बेहंगम था। इसके बावजूद भी ऐसा लगता था जैसे उसमें भी किसी किस्म के सलीके को दखल हो। कुछ दूर तक वो इसी तरह चलता रहा। फिर दूसरे इलाके के बच्चों ने उस पर खश्तबारी की और वो इसी इत्मीनान और सुकून से चलता रहा। यहाँ भी कुछ लोग आड़े आए थे और बच्चों को भगा दिया था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोककर पूछता कि वो कौन है और बच्चों के हाथों इस तरह अपनी दुर्गत क्यों बनवाता रहता है। अगर कभी कोई इस इरादे से उसकी तरफ बढ़ता भी तो नज़र मिलते ही पीछे हट जाता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका सारा जिस्म भर के झटके से हिलकर रह गया हो। बड़ी बड़ी और गैर मामूली तौर पर चमकीली आंखें पल भर के लिए भी किसी को अपने सामने न टिकने देती, लेकिन आखिर बच्चे इस पर पथराव क्यों करते थे? लोगों का कहना था कि कभी इससे कोई ऐसी हरकत सरजद नहीं हुई थी जिसे दीवानगी पर महमूल किया जाता। बच्चे इस पर पथराव करते थे, लेकिन इसने पलटकर कभी उन पर पत्थर नहीं चलाया था। कभी किसी किस्म की बकवास भी नहीं की थी कि बच्चे उसको छेड़ते। पिछले 1 माह से वो शहर में मुसलसल देखा जा रहा था। इससे पहले कहाँ था या किस हाल में था कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कैप्टन फयाज के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहिद ने तहैया कर लिया था कि वो इसके बारे में मालूमात हासिल करेगा। उसका ख्याल था कि वो कोई बेहद ख़तरनाक आदमी है और शायद इस तरह अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। मकसद खा कुछ भी हो, वो इसके पीछे पीछे चलता रहा और कई जगह पर इस पथराव के मनाजिर भी देखे, लेकिन ना तो उसने मुड़कर देखा ना उसकी रफ्तारी में फ़र्क आया। फिर इंस्पेक्टर शाहिद को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो भी पत्थर ही का आदमी हो। चलते चलते वो एक बड़ी लॉन्ड्री के सामने रुक गया। बच्चे यहाँ भी मौजूद थे और उनके इरादे भी साफ जाहिर थे, लेकिन लॉन्ड्री के मुलाजमीन ने इन्हें भगा दिया। फिर शाहिद ने उसे लॉन्ड्री में दाखिल होते देखा। काउंटर के पीछे बैठे हुए आदमी को उसने हाथ उठाकर सलाम किया था। सलाम का जवाब देकर उसने बाएं जानिब इशारा किया और वो उसी तरफ बढ़ता चला गया और बिल आखिर एक दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। इसके बाद शाहिद लॉन्ड्री में दाखिल हुआ और काउंटर के पीछे बैठे हुए आदमी को तेज़ नज़रों से देखते हुए पूछा, ये कौन है? हमारा धोबी है। क्यों? शाहिद ने अपना शनाख्ती कार्ड इसके सामने रख दिया, जिस पर नज़र पड़ते ही वो कुर्सी से उठ गया और बौखलाकर बोला, मगर क्यों जनाब? इसके बारे में हमें मालूमात दरकार हैं। बेहद शरीफ और ईमानदार आदमी है जनाब, दूसरों से कम उजरत लेता है और बहुत थोड़े वक्त में अपना काम निपटा देता है। कहाँ का बाशिंदा है? कहाँ क़याम करता है? क्या नाम है? नाम संगवाद बताता है और बस, इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और इसे रोज़ाना उजरत अदा कर दी जाती है। दूसरे धोबी 50 रुपये सैकड़ा के हिसाब से धोते हैं और ये सिर्फ 10 रुपये सैकड़ा धुलाई लेता है। कभी कोई बेईमानी नहीं की। 20 दिन से हमारे पास काम कर रहा है। लॉन्ड्री का मालिक कौन है? शाहिद ने पूछा। मैं खुद हूँ जनाब। मुझे हैरत है कि आप अपने एक मुलाजिम के बारे में कुछ नहीं जानते। ये मुलाजिम नहीं है जनाब, रोज़ाना उजरत पर काम करता है और यही करता है। कपड़े धोने के लिए अपने घर भी नहीं ले जाता। सारे धोबी यहाँ इसी तरह काम करते हैं। रह गए मुलाजमीन तो इनका रिकॉर्ड है मेरे पास। किसके तवस्सुस से आया था ये यहाँ? एक धोबी से अपने साथ लाया था। क्या वो धोबी इस वक्त यहाँ मौजूद है? जी हाँ। तो उसे बुलवाइए। बहुत बेहतर, कहते हुए उसने घंटी बजाई और काउंटर के दाएं जाने वाला दरवाज़ा खोलकर एक आदमी वहाँ पहुँच गया। सैदू को बुलाओ। वो चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी बाएं जाने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ। साहब का ताल्लुक पुलिस से है। लॉन्ड्री के मालिक ने शाहिद की तरफ देखकर इससे कहा, और ये संगवाद के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। पुलिस? लेकिन क्यों?
तुम उसे कब से जानते हो? शाहिद ने किसी कदर सख्त लहजे में पूछा। जज जी, यही कोई 1 माह से। कहाँ रहता है ये? मेरा पड़ोसी है जनाब। तुम कहाँ रहते हो? जबरू नाले की झोपड़ियों में। और तुम इसे सिर्फ 1 माह से जानते हो? जी हाँ, 1 माह हुआ इसने मेरे बराबर वाली झोपड़ी खरीदी थी। बेकार था सो इसे काम से लगवा दिया। क्या वो पागल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बच्चे इस पर पथराव क्यों करते हैं? बस क्या बताऊं जनाब, पता नहीं किस हरामी की हरकत है। मैंने तो सुना है, देखा नहीं कि वो कौन हरामजादा था। क्या मतलब? किसी ने एक दिन एक शरीफ बच्चे से कहा कि अगर वो इसे पत्थर मारकर भाग जाए तो वो 5 रुपए देगा। बच्चे ने बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी पीठ पर रसीद किया और भाग गया, लेकिन ना तो इसने मुड़कर देखा और ना कुछ कहा। दूसरे बच्चों ने जब ये वाकया देखा और फिर उनमें से भी किसी ने यही हरकत की, लेकिन वो इसी तरह चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस फिर तो एक नया खेल बच्चों के हाथ आ गया। यह है सारी कथा। ना वो पागल है और ना बदमाश, बेहद शरीफ आदमी है। मैंने पूछा भी था कि आखिर वो बच्चों को इस हरकत से रोकता क्यों नहीं, तो हंसकर बोला, जब चोट ही नहीं लगती तो फिर कुछ कहने से क्या फायदा, खेलने दो बेचारों को। कहाँ से आया है वो खुद भी नहीं जानता। क्या मतलब? इसका जवाब तो मुझे। इसका मतलब क्या है? यदि ये नहीं जानता कि ये कौन है और इसका क्या नाम है, लेकिन ये संगवाद, इसने खुद ही ये नाम रख लिया है, लांडी के मालिक ने कहा। लगता है जब मुझे पत्थर से चोट नहीं लगती तो फिर मुझे किसी पत्थर ही ने जन्म दिया होगा। तुम्हारा ये नाम संगवाद ही मुनासिब रहेगा। क्या पढ़ा लिखा मालूम होता है? जनाबे आली, बस क्या अर्ज करूं। लांड्री का मालिक ठंडी सांस लेकर रह गया। शायद उसे सवालिया नजरों से देखे जा रहा था। जी हाँ, मुझे तो वो खासा पढ़ा लिखा लगता है। अब मैं इसी से बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लांडी के मालिक ने किसी कदर हिचकिचाहट के साथ उसे तलब किया और फिर जैसे ही शाहिद का सामना उससे हुआ, हलक की खुशकी हवासों पर छा गई। एक पुलिस ऑफिसर हैं, लांडी के मालिक ने कहा, तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अजीब सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई, जो कम से कम शाहिद के नज़दीक गुस्सा ही दिलाने वाली थी, लेकिन उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया। वैसे वो उसकी आंखों में बराह रास्त देखने की सकत खुद में भी नहीं पा रहा था। आखिर उस पुरस्कार अजनबी ने लॉन्ड्री के मालिक से पूछा, क्या मैं अपने बारे में कुछ जानता हूँ? मैं क्या बताऊँ? मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ख़ुद को सैयद दिमाग भी समझते हो? शाहिद ने तल्ख लहजे में सवाल किया। बिल्कुल। इनसे पूछिए, क्या ये लोग मुझे सैयद दिमाग नहीं समझते? बच्चे तुम्हें पत्थर क्यों मारते हैं, ये बच्चों से पूछिए, मैं क्या बताऊँ। तुम्हें इस पर एतराज़ क्यों नहीं होता? क्या एतराज़ ना होना कोई जुर्म है? शाहिद बगलें झाँक कर रह गया, फिर जल्दी से बोला, तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से सब आए हैं। सीधी तरह बात करो। क्या मैंने कोई टेढ़ी बात की है? अजनबी ने लॉन्ड्री के मालिक से सवाल किया और ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगा। यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? शाहिद को गुस्सा आ गया था। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं नहीं जानता। बस यहाँ से मेरी याददाश्त शुरू होती है कि मैंने सैदू भाई के बराबर वाली झोपड़ी खरीदी थी। झोपड़ी खरीदने के लिए रकम कहाँ से आई थी? मेरे जेब में थी। जेब में कहाँ से आई थी? मैं तो नहीं जानता। क्या तुमसे मुश्तबा अफराद का सा बर्ताव किया जाए? वो कैसे होता है? मुश्तबा अफराद को हम बंद कर देते हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि उनके बारे में पूरी तरह मालूमात ना हासिल कर लें। जैसे आपकी मर्जी, उसने बेहद नर्म लहजे में कहा। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा अगर मेरे बारे में मालूमात फराहम कर दें। शायद बड़ी दुश्वारी से अपने गुस्से पर काबू पा सका था। उसका दिल यही चाह रहा था कि पिस्टल निकालकर इसे शूट कर दे, लेकिन इसकी बजाय उसने महज नोटबुक निकालने पर किनात करी। तुम अपना सही पता बताओ, उसने सैदू धोबी से कहा और वो इसे अपना पता बताने लगा। नोटबुक के सफ़े पर कलम चलता रहा। फिर शाहिद ने सर उठाकर सैदू से कहा, अगर ये कहीं गायब हो गया तो तुमसे जवाब तलब किया जाएगा। अजनबी के होठों पर तहकीर आमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने आहिस्ता से कहा, खामखा दूसरों को मुलव्वस कर रहे हैं आप। सीधी सी बात है, मुझे अपने साथ ले चलिए। फजूल सी बातें मत करो, शायद पैर पटक कर बोला। हम तुम्हारी निगरानी कराएंगे। वक्त और एनर्जी की बर्बादी। ज़बान बंद करो। जैसे आपकी मर्जी। फिर शायद वहाँ नहीं रुका था, खामखाओं से छेड़ बैठा था। इससे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। बच्चे पत्थर मारते थे और वो उसका नोटिस नहीं लेता था। बस इतनी सी बात थी। हो सकता था कि वो वाकई अपने बारे में कुछ ना जानता हो, किसी हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा हो। अगर उसे मुश्तबा करार देता तो सवाल पैदा होता कि किस सिलसिले में मुश्तबा समझा जा रहा है। लॉन्ड्री से निकला ही था कि एक अखबार के क्राइम रिपोर्टर पर नज़र पड़ी।
जो शायद वहाँ इसी का मुंतज़िर था, तेज़ी से इसकी तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। फरमाइए। शाहिद इस पर उलट पड़ा। शायद बात नहीं बनी, रिपोर्टर मुस्कुराकर बोला। मैं खुद कई दिनों से झक मार रहा हूँ। अच्छा, शाहिद नरमी से बोला। रिपोर्टर उसके लिए अजनबी नहीं था, अक्सर व पेशतर दोनों की मुलाकात होती रहती थी। वो ऐसी बातें करता है जैसे याददाश्त खो बैठा हो, रिपोर्टर ने कहा। लेकिन बेहिसी को किस खाने में फिट करोगे? शाहिद बोला। वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन समझ में नहीं आता कि पत्थर मारने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ होगा। यहाँ तुम मुझसे पीछे रह गए हो। शाहिद तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। मैं नहीं समझा। रिपोर्टर चलते चलते रुक गया। मैं जानता हूँ कि पत्थर मारने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ था। मेरी तरफ से चाय की दावत कबूल करो। हैग्रेटी की झींगे तुम्हें बहुत पसंद हैं, मुझे इल्म है, रिपोर्टर मुस्कुराकर बोला। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर ये मालूम हो जाए तो मेरा फीचर मुकम्मल हो जाएगा और कल के शुमारे में तुम्हारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। इस तरह फ्लैश करूंगा तुम्हें कि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी तुम पर फख्र करेंगी और इसका फ़ायदा तुम्हारे महकमे को भी पहुंचेगा कि वो शहर में होने वाले सारे वाक़यात पर नज़र रखता है। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, फिर उसे हैग्रेटी की झींगों की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। मैनेजर फीचर बड़ी खूबसूरती से छापा गया था। सिंबाद की मुत्तहिद तस्वीर थीं, जिनमें कहीं इस पर पत्थर बरस रहे थे और कहीं राहगीर उसे बच्चों की अलगार से बचाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही मजमून की दिलचस्पी ने उसकी मज़ीद कदर व कीमत बढ़ा दी थी। इसमें इंस्पेक्टर शाहिद का मुख्तसर सा कसीदा भी था, जिसने इस वाक़ये की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर ये मालूम कर लिया था कि इस बेज़रर आदमी पर पथराव करने की पहल किस तरह हुई थी, और अब वो इस आदमी की तलाश में था जिसने एक बच्चे को पत्थर मारने की तरकीब दी थी। तरकीब देने वाले ने यह फीचर पढ़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उससे तो ये कहा गया था कि यह महज एक तफरीही सिलसिला है, लेकिन फिर पुलिस कहाँ से आ कूदी? महकमा सुराग रसानी के किसी ऑफिसर को इससे क्या सरोकार, जबकि खुद पत्थर खाने वालों को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। जहांगीर बहुत मामूली किस्म का फरेब कार था। कभी सड़क पर मजमा लगाकर ऊट पटांग किस्म की अद्वियात फरोख्त करता था और कभी मुनज्जिम बनकर भोले भाले देहातियों से कमाई कर लेता था। इन दिनों बेकार था कि एक अच्छी खासी रकम के एवज ये मामूली सा काम उसे मिल गया। एक बच्चे को 5 रुपए दिए और उसने सिंगवाद की पुश्त पर पत्थर जड़ दिया। लेकिन जहांगीर को यकीन था कि इस वक्त वहाँ उन बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था, और फिर वही बच्चा उससे ज़रा देर को वाकिफ हुआ था जिसे उसने 5 रुपए दिए थे। तो क्या उस बच्चे ही से पुलिस ऑफिसर को इसके बारे में मालूम हुआ होगा? बहरहाल उसे इस सिलसिले में उस आदमी से बात करनी चाहिए जिसने उसे इस काम पर मामूर किया था। वो चाय खाने से बाहर आ गया। थोड़ी दूर पर एक दवा फरोश की दुकान थी, वहाँ से वो फ़ोन पर उस आदमी से राब्ता कायम कर सकता था। खुशकिस्मती से उसकी कॉल उसी आदमी ने रिसीव की, वरना वो तो समझाता शायद उसे कई बार कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे यकीन था कि तुम परेशान हो जाओगे, दूसरी तरफ से हल्के से कहे के साथ कहा गया। क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? जहांगीर के लहजे में हैरत थी। कतई नहीं। क्या रखा है इन बातों में? वो तुम तक हरगिज़ ना पहुंच सकेगा, और अगर तुम्हें खदशा है कि उसका सामना हो ही जाएगा तो मेरे पास चले आओ, मैं उससे निपटने की तदबीरें बताता हूँ। क्या अभी आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ। रिसीवर क्रेडिट पर रखकर उसने कॉल के पैसे अदा किए और दुकान से निकल आया। थोड़ी देर बाद वो रिक्शे में बैठा मॉडल टाउन की तरफ जा रहा था। उसे यह भी तो नहीं मालूम था कि इस खेल का मकसद क्या हो सकता है। वैसे इस आदमी संगवाद की शख्सियत उसके लिए भी हैरान कुन थी, और वो खुद भी तो उसकी टोह में रहने लगा था। लेकिन ये मालूम करके उसे बड़ी मायूसी हुई थी कि वो एक लॉन्ड्री में कपड़े धोता है। फिर क्या ये भी अजीब बात नहीं थी कि उस पर पत्थर बरसवाने वाला मॉडल टाउन की एक अजीम शान कोठी का मकीन है। भला इस दौलतमंद आदमी को एक धोबी से क्या सरोकार? अगर उसे इंतकामी कार्रवाई समझी जाए तो क्या तरीक़ाकार अजीब नहीं था? रक्षा उसने एक कोठी के फाटक के सामने रुकवाया और किराया अदा करके फाटक की तरफ बढ़ा ही था कि पठान चौकीदार ने ज़ैली खिड़की खोलकर सर निकाला। तुम जहांगीर हो? उसने पूछा। हाँ भाई, अंदर आ जाओ, साहब हमें पहले से ही बोला था। वो ज़ैली खिड़की से कंपाउंड में दाखिल हुआ। एक बार पहले भी वो यहाँ आ चुका था, लिहाजा जानता था कि उसे इमारत के किस हिस्से में जाना है। वो उसे बरामदे ही में मिल गया। छोटे से कद का एक दुबला पतला और बूढ़ा आदमी था, लेकिन चाल ढाल से खासा फुर्तीला मालूम होता था और आंखों से तो बेपनाह तवानाई का इजहार होता था। जहांगीर से मुसाफा करते वक्त वो हंस पड़ा। जहांगीर भी बेदिली से हंसा था। आओ अंदर आ जाओ, वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला। यहाँ आला दर्जे का फर्नीचर
بہت سلیقے سے لگایا گیا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ایسی بھی کیا پریشانی؟ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ صاحب یہ پولیس کا چکر سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے وہ کچھ نہیں، اخبار والوں نے ایک خوبصورت سی کہانی بنائی ہے اور اس آفیسر کی تھوڑی سی پبلسٹی کر دی ہے۔ لیکن صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنے سے کام کے لیے آپ نے مجھے 500 روپے دیے تھے اور اب یہ پولیس والا؟ کیا تم نے کوئی جرم کیا ہے؟ جی نہیں، ایسی صورت میں اسے جرم نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پتھر کھانے والے کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ گڈ، خاصی سمجھدار آدمی ہو، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکے گا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آپ میری الجھن رفع کر دیں۔ وہ ایک معمولی دھوبی ہے اور آپ اتنے بڑے آدمی، تم نہیں سمجھے۔ اچھا چلو، میں تمہیں اس کی ماں سے ملاؤں۔ وہ پتھروں سے سر ٹکراتی ہے، پتھر چور چور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے سر پر معمولی سی خراش بھی نہیں آتی۔ کمال ہے۔ چلو اٹھو، تمہیں سنگوار کی کہانی بھی وہی سنائے گی۔ کہاں چلنا ہوگا؟ بندرگاہ تک۔ وہاں میری ایک کشتی بھی ہے جس کے عملے کے لیے وہ کھانا پکاتی ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسی کے لیے کر رہا ہوں۔ میں ضرور چلوں گا جناب، جہانگیر اٹھتا ہوا بولا، اور پھر تمہارا دل چاہے تو تم بھی فی الحال اسی کشتی پر رک جانا، جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو واپس آ جانا۔ کشتی کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے، ساری آسائشیں اس پر مہیا ہیں، بس ایک تیرتا ہوا مکان سمجھ لو اسے۔ بہت بہتر جناب، میں وہیں رک جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبی سی کار کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے نکلی، جسے بوڑھا خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا اور جہانگیر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں بڑے آدمیوں کی تفریحی کشتیوں کے بارے میں سنا کرتا تھا، آج دیکھ بھی لوں گا، جہانگیر نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ بلکہ اس پر کچھ دن قیام بھی کرو گے؟ خوش قسمتی ہے میری۔ ساحل پر پہنچ کر گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر دی گئی اور وہ ڈاک کی طرف بڑھے۔ لیکن جہانگیر کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب اس بوڑھے کو ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ پر چڑھتے دیکھا۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس پر بمشکل 5 یا 6 افراد ہی بیٹھ سکتے تھے۔ یہ کشتی؟ اس نے کسی قدر ہچکچاہٹ سے کہا۔ ارے نہیں، بوڑھا زور سے ہنس کر بولا، اس پر بیٹھ کر ہم اس کشتی تک پہنچیں گے۔ دراصل میرے کچھ مہمان اسے مچھلیوں کے شکار کے لیے آگے لے گئے ہیں۔ اچھا اچھا، جہانگیر نے کہا اور خود بھی موٹر بوٹ میں بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے موٹر بوٹ کا انجن اسٹارٹ کیا اور اسے گہرے پانیوں کی طرف موڑتا ہوا زور سے بولا، تم آخری سرے پر بیٹھ جاؤ تاکہ بیلنس رہے۔ بہت اچھا جناب۔ جہانگیر درمیانی سیٹ سے اٹھ کر دوسرے سرے پر چلا گیا۔ یہاں سمندر پرسکون تھا، لیکن جہانگیر سوچ رہا تھا کہ آگے تلاطم ضرور ہوگا، اس لیے سنبھل کر بیٹھنا چاہیے۔ بوڑھا دوسرے سرے پر اس کے مقابل بیٹھا عجیب انداز میں مسکراتا رہا۔ کشتی جلد ہی کھلے سمندر میں آ گئی اور دور دور تک کوئی دوسری کشتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہانگیر خاموش بیٹھا اس کی مسکراہٹ کو کوئی معنی پہنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً بوڑھے نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ جہانگیر کی طرف کر دیا۔ جی کا کیا مطلب؟ جہانگیر نے بوکھلا کر اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کی اور ٹھیک اسی وقت سالن سے لگے ہوئے پسٹل سے بے آواز فائر ہوا۔ گولی جہانگیر کی پیشانی پر لگی اور وہ پانی میں الٹ گیا۔ موٹر بوٹ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ ISI کے ڈائریکٹر کرنل فیضی نے سنگواد والا فیچر اخبار میں پڑھا اور کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، چہرے کے تاثرات سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مسئلے پر یقین اور تشخیص کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر کسی کو مخاطب کیا، گرین فائل 13 چاہیے مجھے، فوراً۔ اوکے سر، کسی نے جواب دیا۔ انٹرکام کا سوئچ آف کر کے کرنل فیضی نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا اور ایک سگریٹ منتخب کر کے سلگانے ہی والا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے سرخ انسٹرومنٹ کا بزر بول اٹھا۔ یس سر، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ کیا تم مصروف ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی ہاں، ایک مسئلہ ابھی ابھی سامنے آیا ہے اور فوری توجہ کا طلبگار ہے۔ کیا اسٹار کے اس فیچر کی طرف اشارہ ہے؟ درست ہے جناب، میں نے گرین فائل 13 نکلوایا ہے۔ گڈ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ فائل سمیت میرے آفس میں آ جاؤ۔ بہت بہتر جناب، کرنل فیضی نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ یہ ڈائریکٹر جنرل کی آواز تھی۔ سگریٹ سلگاتے وقت اس نے اپنے ہاتھ میں لرزش محسوس کی۔ اس کا پرسنل سیکرٹری تھوڑی دیر بعد ایک فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ، اس نے اسے فائل میز پر رکھ کر چلے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پرسنل اسسٹنٹ کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے۔ شاید کرنل فیضی کا یہ انداز اس کے لیے غیر معمولی تھا۔ بہرحال وہ اس کے حکم کی تعمیل کر کے الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔
कर्नल फैजी ने सिगरेट के कई गहरे गहरे कश लिए और उसे एश ट्रे में रगड़ता हुआ उठ गया। डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में दाखिले के लिए उसे चंद मिनट इंतजार करना पड़ा था। आईएसआई का डायरेक्टर जनरल राव एक बेहद खुश्क मिजाज आदमी था। मातहत उसका सामना करने से खाइफ रहते थे। खुद कर्नल फैजी अपने घुटनों में लर्जिश सी महसूस कर रहा था। बैठ जाओ, उसने कर्नल फैजी की तरफ देखे बगैर कहा। थैंक यू सर, कहता हुआ कर्नल फैजी बैठ गया। फाइल, जनरल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। कर्नल फैजी ने इतनी एहतियात से फाइल उसके हाथ में दी थी जैसे वो शीशे की हो। स्टार का ताज़ा शुमारा भी मेज़ पर पड़ा हुआ था। जनरल फाइल की वर्क गिरदानी करके उसकी बाज़ तस्वीरें स्टार में शाया होने वाली तस्वीरों से मिलाता रहा। थोड़ी देर बाद तवील सांस लेकर बोला, इसमें कोई शुबा नहीं है। फैजी कुछ न बोला। आखिर जनरल ही ने थोड़ी देर बाद कहा, फिलहाल इसकी सिर्फ निगरानी कराओ, लेकिन उस आदमी का सुराग मिलना बेहद ज़रूरी है जिसने बच्चों को उस पर पत्थर चलाने की तरगीब दी थी। मैं भी यही सोच रहा था जनाब। इस आदमी इंस्पेक्टर शाहिद को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करो और संगवाद की भी सिर्फ निगरानी कराई जाए। कर्नल फैजी ने पूछा। हाँ, और उसके तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाए। बहुत बेहतर जनाब। जनरल राव ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बाएं हाथ को इस तरह जंबिश दी जैसे मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका हो। कर्नल फैजी उसके ऑफिस से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे। कैप्टन फैयाज आपे से बाहर हो रहा था और इंस्पेक्टर शाहिद इस तरह सर झुकाए खड़ा था जैसे इससे बड़ी गलती पहले कभी सरजद न हुई हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि इस हद तक जाते? फयाज फिर गरजा। आखिर किस बात का शुबा था इस पर? बस क्या अर्ज़ करूं जनाब, बस शामत आई थी। अगर बचपन की कोई जिबल्लत उभर आई थी तो इस क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत थी? वो अपने तौर पर उस अजूबे से मुतालिक फ़ीचर छाप सकता था। उसका पेशा ठहरा, उसकी रोज़ी रोटी यही है। शायद खामोश ही रहा। यह तो मुमकिन नहीं था कि रोटी के हवाले पर उन झींगों का तस्करा कर बैठता जो रिपोर्टर ने उसे खिलाए थे। अब देखते क्या हो, दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम्हारा? आईएसआई वाले कैप्टन फैयाज उसे कहर आलूद नज़रों से घूरता हुआ बोला। पता नहीं क्या चक्कर है। आखिर आईएसएस वाले क्यों? मैं नहीं जानता।